हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। दोस्तों एक ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, और मोदी जी ने कर दिखाया है दोस्तों वो मुकाम हासिल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद जो बाइडेन ने किया सैल्यूट। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे वो पिक्चर आपको दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर अचानक G20 के मीटिंग में दोस्तों शी जिनपिंग और कनाडाई पीएम के बीच में झड़प देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको घरेलू सिलेंडर को लेकर बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा अपडेट आपको बताने वाले हैं दोस्तों। देश भर के ग्राहकों को राहत की बड़ी खबर दोस्तों सिलेंडर को लेकर, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में हर वो मुकाम और हर वो ऊंचाइयों को छू रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यह भारतीय के लिए गर्व की बात है और ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इंडोनेशिया के बाली में 2 दिनों तक चला G20 शिखर सम्मेलन बुधवार को समाप्त हो गया है दोस्तों। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जुटे दुनिया भर के नेताओं ने विकास और शांति के एजेंडे पर चर्चाएं की। कार्यक्रम के अंत में इंडोनेशिया ने अगले 1 साल के लिए भारत को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंप दी है दोस्तों। अध्यक्षता सौंपने की रस्म तब हुई जब सदस्य राज्यों ने संयुक्त घोषणा को अंतिम रूप दे दिया। G20 की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि यह भारत के हर एक नागरिक के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 बैठकों का आयोजन होगा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारे मेहमानों को भारत की अद्भुत विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हम कामना करते हैं कि आप सभी लोकतंत्र की जननी भारत में इस अनूठे उत्सव में भाग लेंगे। पीएम मोदी जी ने कहा कि हम G20 के हर सदस्य देश के प्रयासों के साथ इसे वैश्विक कल्याण के लिए लाभकारी बनाएंगे। मोदी जी ने G20 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ये जिम्मा ऐसे समय पर उठा रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्यान्नों और ऊर्जा की बढ़ रही कीमतों और कोरोना के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व G20 की ओर आशा की नजर से देखता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये करके दिखाया है दोस्तों, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है ये कहना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर देश और विदेश के नागरिकों को पता चले दोस्तों भारत के गाथाओं के बारे में। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सैल्यूट करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ज्ञान बढ़ाने मोदी के बगल में हो गए खड़े। बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत कई अन्य देशों से भी मुलाकात की दोस्तों। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे अधिक वायरल वो तस्वीर हो रही है जिसमें उन्हें जो बाइडेन सलाम करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वहीं उनके दूसरी तरफ सामने की ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बैठे हुए हैं। ऐसे में वो एक दूसरे से दुआ सलाम कर रहे हैं। दोनों की इस मुद्रा को देख ये तस्वीर बेहद तेजी से वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पूरा दुनिया आज भारत का और मोदी जी का लोहा मान रही है दोस्तों, तो मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां पर G20 में आखिर क्यों भड़के शी जिनपिंग, चीनी राष्ट्रपति ने किसको दे डाली अंजाम भुगतने की चेतावनी। जी हाँ, कनाडाई पीएम ट्रूडो पर भड़क उठे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दे डाली सही से बात करने की बहुत बड़ी चेतावनी। बता दें बाली में G20 समिट के दौरान एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। एक वीडियो सामने आया है दोस्तों जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भड़कते नजर आ रहे हैं। जी हां, उनके सामने खड़े हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इस दौरान वो G20 समिट से इतर की गई बातचीत को मीडिया में लीक करने के लिए ट्रूडो पर नाराज हो रहे हैं। गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि G20 सम्मेलन से इतर जब ट्रूडो की जिनपिंग से मुलाकात हुई तो उन्होंने घरेलू मामले में बीजिंग के दखल पर चिंता जताई थी। जी हां दोस्तों, बताया गया है कि बुधवार को जिनपिंग ट्रूडो से इसी बात को लेकर नाराज
नाराजगी जता रहे थे। ग्लोबल एंड मेल ने इस बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि जिनपिंग ने कहा कि ट्रूडो की ऑफिस ने दोनों की बातचीत की डिटेल प्रकाशित कर दी है। वो कहते हैं कि जो भी हमारे बीच बात हुई है वो न्यूज़पेपर्स में लीक हो गई है, ये ठीक नहीं है। वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से बातचीत हुई ये ठीक नहीं है। जिनपिंग ने इस दौरान कहा कि अगर आप सिंसियर हैं तो हमारे बीच सम्मानजनक ढंग से बात करनी चाहिए, अन्यथा ये कहना मुश्किल होगा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो खड़े होकर उन्हें सुनते रहे और ट्रांसलेशन का इंतजार करते रहे। जी हाँ दोस्तों, यानी जिनपिंग ने एक तरीके से कनाडाई पीएम को सबके सामने उनकी उस चैट लीक करने वाली बात को लेकर दोस्तों खरी खोटी सुनाई है। ऐसे में कनाडाई पीएम बस अपना गर्दन हिलाते रह गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लोकतंत्र देश का तानाशाह देशों को करारा जवाब। जी हाँ, इस दौरान ट्रूडो ने चीनी हस्तक्षेप पर भी बात की है। दोस्तों दोनों के बीच वार्ता में उत्तर कोरिया, रूस, यूक्रेन जैसे मुद्दे शामिल थे। कनाडा का आधिकारिक बयान का चीन लीक का नाम दे रहा है, लेकिन जिनपिंग को ट्रूडो का जवाब मिला है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसी तरह बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वास्तव में सभी तानाशाही प्रवृत्ति वाले देशों को लोकतांत्रिक देशों का ये जवाब है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत को घेरने की फिराक में है ड्रैगन। नेपाल में सीमा के पास करेगा निर्माण कार्य। चुनाव से पहले डील हुई फाइनल। बता दें नेपाल और चीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए चीनी अनुदान में 15 अरब रुपए बोले तो 800 मिलियन RMB के उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सभी परियोजनाएं नेपाली पक्ष की तरफ से चयन किया गया है। दोस्तों चीन में नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ और चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी का अध्यक्ष लुओ झाओई ने बीजिंग में अपनी अपनी सरकारों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किए हुए हैं। CIDCA चीन की एक विकास एजेंसी है जो नेपाल में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में अपनी धाक पहले ही जमा चुकी है। नेपाल सरकार के अधिकारियों के अनुसार सरकार ने पहले ही CIDCA को 13 उत्तरी जिलों में 15 छोटी विकासात्मक परियोजनाओं को निष्पादन करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें नेपाल और चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन गए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ व्यापक मुद्दों पर वार्ता की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि दोनों विदेश मंत्रियों ने नेपाल चीन संबंधों के सभी पहलुओं का जायजा लिया और व्यापार, कनेक्टिविटी, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरीब उन्मूलन, कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जिससे कि चीन सीमा बॉर्डर पर निर्माण कर सके दोस्तों। ऐसे में ये निर्माण दोस्तों नेपाल के फायदे में होने वाला है, लेकिन सिर्फ चीन के नजरिए से ये नेपाल को फायदा होगा दोस्तों। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखें दोस्तों तो ये चीन हर तरीके से नेपाल का लाभ उठा रही है दोस्तों, और नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह कंगाल करने की कोशिश पर लगा हुआ है दोस्तों। और दूसरे एंगल से अगर इसको देखा जाए तो भारत को घेरने की फिराक में है ये ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र ने दिखाया आईना, आपदा पीड़ितों को अब तक मरहम नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आने के बाद 100 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत का अभी भी अंत नहीं हुआ है। देश में अभी तकरीबन 80 लाख ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिन्हें तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में पिछले 3 महीनों से संक्रामक बीमारियों का प्रकोप जारी रहा। पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की ये पीड़ा संयुक्त राष्ट्र की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट से जाहिर हुई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता का समन्वय करने वाले कार्यालय ने ये रिपोर्ट प्राकृतिक आपदा के 100 दिन पूरे होने पर जारी की है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा भी कई मुसीबतें हैं जिनसे पाकिस्तान की बाढ़ पीड़ित आबादी अभी तक परेशान है। लगभग 35 लाख बच्चों की पढ़ाई लिखाई अभी भी ठहरी हुई है। 1 करोड़ 35 लाख लोगों को अभी भी संरक्षण संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। जी हाँ दोस्तों, और दिखा दिया है कि फंडिंग मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान ने दोस्तों उन गरीबों को, उन लाचारों की मदद नहीं की और पैसे को खा गए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर अपना भारत। पीएम मोदी जी ने कहा देश लाल फीताशाही के लिए नहीं जाना जाता। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कल बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस साल भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2015 में ये 81वें स्थान पर था। ये कामयाबी भारतीय प्रतिभा के दम पर मिली है। पीएम मोदी जी ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के
रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने बुधवार को बेंगलुरु टेक समिट के सिल्वर जुबली एडिशन के लिए एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश साझा किया। पीएम मोदी जी ने बेंगलुरु टेक समिट कार्यक्रम में कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ युद्ध में तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अब लाल फीता शाही के लिए नहीं जाना जाता है। भारत की पहचान निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने वाले देश के तौर पर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी जी के इस बात का समर्थन करते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां चीन ने पाकिस्तान में सीपीईसी विरुद्ध प्रदर्शनों को बताया झूठा, कहा परियोजना से इसका कोई लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कार्यरत सैकड़ों चीनी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर देश में बढ़ रही चिंता के बीच सजग चीन ने ग्वादर में सीपीईसी परियोजनाओं के विरुद्ध प्रदर्शन को मंगलवार को तवज्जो न देते हुए कहा कि वे यानी प्रदर्शनकारी अरबों डॉलर की इस पहल के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का अखबार डॉन ने सोमवार को खबर दी है कि ग्वादर में प्रदर्शन का रविवार को 18वां दिन था और उसमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शनकारी धमकी दे रहे हैं कि ग्वादर में मछली पकड़ने वाली अवैध नौकाओं पर पाबंदी समेत उनकी मांगे एक हफ्ते में यदि नहीं मानी गई तो वे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना रोक देंगे। चीन ने कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये खबरें असत्य हैं। आयोजकों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि प्रदर्शन चीनी पक्ष या सीपीईसी के विरुद्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वास्तविकता क्या है इस खबर को लेकर दोस्तों, ये तो वहाँ के नागरिक ही बता सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि चीन दोस्तों इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहाँ पर पोलैंड और नाटो ने माना रशिया ने नहीं गिराई कोई भी मिसाइल, जानबूझकर नहीं किया गया ये हमला। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड ने कहा है कि इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि पोलिश खेत में एक मिसाइल गिरने की घटना उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देश पर जानबूझकर किया गया एक हमला था। पोलैंड के राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि पोलैंड में मिसाइल विस्फोट जानबूझकर किया गया एक हमला था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर संभावना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने कहा है कि ये एक यूक्रेनी मिसाइल हो सकती है जो पोलैंड में गिर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि घटना की जिम्मेदारी रशिया की है जिसने मंगलवार को यूक्रेन पर कई मिसाइली हमले किए थे। डूडा ने कहा है कि यूक्रेन अपनी मिसाइल को विभिन्न दिशाओं में दाग रहा है और इस बात की अधिक संभावना है कि इनमें से एक मिसाइल पोलिश क्षेत्र में गिर गई हो। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसेल्स में सैन्य गठबंधन की बैठक में इस आकलन पर अपनी सहमति व्यक्त की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहाँ पीएम मोदी जी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने हिंदी में आखिर क्या ट्वीट किया दोस्तों, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ बातचीत की जिसमें व्यापार, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। ये बैठक बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले भारतीय मूल के नेता के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों देश के नेताओं की बाली में पहली बार मुलाकात हुई। बाली में हुई पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात को लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया दोस्तों, और इस ट्वीट में उन्होंने हिंदी का भी इस्तेमाल किया और साथ ही अपनी और पीएम नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी साझा की। सुनक ने ट्वीट किया, यूनाइटेड बॉय फ्रेंडशिप, एक मजबूत दोस्ती। ब्रिटिश पीएम ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें वो और प्रधानमंत्री मोदी जी और ऋषि सुनक के मुलाकात के दौरान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऋषि सुनक जी का ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें क्लियर लिखा है यूनाइटेड बाय फ्रेंडशिप, एक मजबूत दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी दोस्तों थैंक यू ऋषि सुनक कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि ऋषि सुनक ने इतना ही नहीं बल्कि ऋषि सुनक जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को और पूरे भारत को बड़ी खुशखबरी दी दोस्तों। उन्होंने 3000 वीजा देने का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, द्विपक्षीय और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से शुरू की गई एक नई योजना में 3000 भारतीयों को यूके आने के लिए सालाना वीजा दिया जाएगा। नई यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के तहत देश 18 से 30 वर्षीय डिग्री शिक्षित भारतीय नागरिकों को सालाना 3000 स्थानों की पेशकश करेगा ताकि वो यूके आकर यहाँ 2 साल तक रह सके और काम कर सके। जी हाँ दोस्तों, इन सब के लिए अगर आप भी मानते हैं कि ऋषि सुनक जी भारत के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करेंगे तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान ने तोशखाना विवाद पर टीवी चैनल्स पर मुकदमा दर्ज करने की दे दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी तोहफों की बिक्री को लेकर एक साक्षात्कार के संबंध में एक टेलीविजन चैनल तथा एक कारोबारी पर मुकदमा दर्ज कराने की बुधवार को धमकी दी।
इमरान खान ने 2018 में सऊदी अरब की यात्रा पर सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा मिली एक महंगी ग्राफ कलाई घड़ी समेत कई तोहफे तोश खाने से खरीदे थे, जहां विदेशी सरकारों से मिले तोहफों को रखा जाता है और उन्हें मुनाफे के लिए दुबई में बेच दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने अपनी सालाना आय के ब्यौरे में तोहफों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने के लिए इमरान खान को नेशनल असेंबली के लिए अयोग्य करार दे दिया था। ऐसे में इमरान खान ने ट्वीट किया है दोस्तों और कहा कि बस बहुत हुआ। कल हैंडलर्स द्वारा समर्थित जियो और खान जादा ने एक फर्जी और अंतर्राष्ट्रीय वांछित अपराधी द्वारा गढ़ी निराधार कहानी के जरिए मुझे बदनाम किया। मैंने अपने वकीलों से बात की है और मेरी जियो, खान जादा और बेईमान लोगों पर न केवल पाकिस्तान बल्कि ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात में मुकदमा करने की योजना है। जहून ने साक्षात्कार में दावा किया था कि उसने वो महंगी घड़ी 2019 में महज $2 लाख में खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां पर क्या चीन में शुरू हो गई है ताइवान पर हमले की बड़ी तैयारी, नागरिक जहाजों को युद्ध में इस्तेमाल करेगी PLA सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी है। खबरें ये संकेत दे रही हैं कि चीन भीतर ही भीतर ताइवान पर हमले की तैयारी रच रहा है। चीन के सरकारी चैनल CCTV के एक वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA नागरिक जहाजों पर विभिन्न सैन्य वाहनों को लोड करने का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो संकेत देता है कि चीन में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नागरिकों के जहाजों का इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है। ताइवान को मिल रहे अमेरिकी समर्थन ने दोनों एशियाई देशों के बीच हालात और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरो एशियन टाइम्स की खबर के अनुसार PLA के इस अभ्यास में कई सैन्य वाहनों की डॉकिंग भी शामिल थी, जो झेंगझू जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर पर हुआ। दोस्तों, इसे सैन्य वाहनों को लोड करने और उतारने से जुड़ी एक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चीन अपने नागरिक जहाजों को मिलिट्री ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए चिंता का कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि चीनी सेना का ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और अमेरिका के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर किसी को चांदी का कटोरा, किसी को दुपट्टा और पेंटिंग। आखिर मोदी जी ने अपने दोस्तों को क्या क्या गिफ्ट दिया दोस्तों, हम आपको बता दें। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के नेताओं को पेंटिंग, चांदी के कटोरे, दुपट्टे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की कलाकृतियां उपहार में दी है। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के नेताओं को पेंटिंग, चांदी के कटोरे, दुपट्टे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की कलाकृतियां उपहार में दे दी है। PM मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हिमाचल के कांगड़ा में बनी श्रृंगार रस को दर्शाती पेंटिंग गिफ्ट की। इसे उस्ताद चित्रकारों द्वारा प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को PM मोदी जी ने माता जी पछेड़ी गिफ्ट की है। दोस्तों, ये गुजरात का एक हाथ से बना कपड़ा है जिसे मंदिरों में अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इसमें देवी माँ का वास होता है और ये नाम गुजराती शब्द माता से लिया गया है, जिसका अर्थ है माँ देवी, और नी का अर्थ है से संबंधित और पछेड़ी का अर्थ है पृष्ठभूमि। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के नेताओं को सुलेमानी कटोरी उपहार में दे दिया गया है। दोस्तों, PM का गृह राज्य गुजरात अपने सुलेमानी शिल्प के लिए भी जाना जाता है। बात करते हैं और खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर लड़ेंगे 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। आखिर कितनी बड़ी होगी ये चुनौती, क्या वो सच में जीत पाएंगे? आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने के लिए अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर नॉमिनेशन की तलाश करेंगे। अपनी दावेदारी का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में ही भाषण दिया और कहा कि अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं आज रात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा फ्लोरिडा स्थित अपने घर मारे लोगों में एकत्रित हुए भीड़ के सामने यह घोषणा की है, जो उनके चुनावी कैंपेन का मुख्यालय होने वाला है। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी के अंदर समर्थन हासिल कर पाएंगे, और अगर उन्हें समर्थन मिल भी जाता है तो क्या चुनाव में वो जीत हासिल कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव से उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही कई दिग्गज नेता नाराज हैं। खासकर पिछले साल 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के समर्थन में अपनी ही पार्टी के कई नेताओं ने वोट डाला था, जिनसे ट्रंप ने बैर पाल रखी है। जी हाँ दोस्तों,
अब ऐसे में उनकी उम्मीदवारी ही तय करनी जानी दोस्तों सबसे पहला मुद्दा है, पहला स्टेज है। अगर वो होता है तो उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे, हाँ या ना? कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश को अब क्यों याद आए चाचा, इसीलिए बनाया स्टार प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी के मतदाता परिवारवाद को नकारने को तैयार हैं। पूरे प्रदेश में अब तेजी से बदलाव की हवा चल रही है। मुलायम सिंह यादव के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मैनपुरी में चुनावी सभाएं तक नहीं की थी, लेकिन अब राजनीति के हालात बदल चुके हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बुधवार को लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के नामांकन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सपा जहां अपना गढ़ कहती है, भाजपा उनको ही तोड़ती है। सपा के गढ़ आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज, बंदायूं, फिरोजाबाद में कमल खिलाने के बाद अब मैनपुरी की बारी है। रघुराज के प्रत्याशी घोषित होते ही सपा खेमे में खलबली है। अखिलेश को 3 उपचुनाव में चाचा की याद तक नहीं आई। जब डिम्पल को लड़ा रहे हैं तो चाचा को स्टार प्रचारक बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आपको भी यही लगता है कि अखिलेश यादव अब ये लग रहा है कि उनका परिवार बिछड़ता जा रहा है दोस्तों, परिवार में फूट होने का मतलब है पार्टी में फूट, और पार्टी का फूट यानी कि पार्टी का खात्मा, और यही वजह है कि आज शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बना दिया है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हुआ सबसे बड़ा बदलाव, देश भर के ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर। जी हाँ, अगर आप भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। जल्द ही देश भर में QR कोड यानी स्कैन ID वाले LPG गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे दोस्तों। दरअसल सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने LPG सिलेंडरों के लिए यूनिट कोड, बेस्ट ट्रैक और ट्रेस पहले शुरू कर दी। इसकी जानकारी कल बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड LPG वीक के अवसर पर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सभी 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों पर QR कोड का एक स्पेशल लेबल लगाया जा रहा है। यूनिट कोड बेस्ट ट्रैक के तहत पहले फेज में QR कोड के साथ एम्बेडेड 20,000 LPG सिलेंडर जारी किए गए हैं। आप सभी को बता दें कि ये एक प्रकार का बार कोड है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा रीड किया जा सकता है। पुरी ने कहा कि अगले 3 महीनों में सभी 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर पर QR कोड लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि QR कोड लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य गैस की चोरी रोकना और सुरक्षा प्रदान करना है। ग्राहक QR कोड के जरिए सिलेंडर चोरी होने पर उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे, साथ ही सिलेंडर की क्वालिटी का ऑडिट कर सकेंगे, और इस कोड के जरिए ग्राहकों को सिलेंडर से जुड़ी सभी जानकारियां मिनटों में हासिल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के हर एक क्षेत्र को डिजिटाइज करना आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, उस पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये छोटा सा एग्जाम्पल था सिलेंडर का। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस चीज का समर्थन करते तो हमारा समर्थन है इस कदम का। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।